हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान के बारे में हम लोग कुछ जानकारी बता रहे थे। भारतीय संविधान के बारे में मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के लिए कहा गया क्या कि इसमें विभिन्न देशों से कुछ न कुछ भागों को लिया गया। तो आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में दूसरे देशों से, यानी कि भारत के अलावा अन्य देशों से कौन कौन सी चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तब हम लोग का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आज की वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे अंग हैं या कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है, कौन कौन से ऐसे उसमें मूल बातें जो है वह विदेशों की संविधान से लिया गया, दूसरे देशों की संविधान से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। तो संघीय शासन व्यवस्था, कौन सी शासन व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान जो है हम लोग के संविधान में वह किस देश की संविधान से लिया गया? तो कनाडा की संविधान से। संघ में क्या होता है, जैसे कि कोई शासन की शक्ति होती है वह केंद्र और राज्य के बीच डिवाइड किया जाता है, यानी कि बहुत सारा राज्य मिल करके और एक केंद्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। संघ का मतलब क्या होता है? समूह। संघ का मतलब क्या हो जाता है? समूह हो जाता है। तो संघीय शासन व्यवस्था का मतलब कि लोगों के ऊपर दोहरी शासन व्यवस्था चलती है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के ऊपर केंद्र के द्वारा भी शासन का संचालन होता है और राज्य के द्वारा भी शासन का संचालन होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है कि शक्ति का बंटवारा जो होगा दो स्टेप में होगा, एक राज्य के स्तर से और एक केंद्र के स्तर से। तो ऐसी शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया? कनाडा के। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान जो है वह किस देश की संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। चलिए सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं बारी बारी से फिर सबको बता दे रहा हूं। चलिए हो गया। आ जाइए देखते हैं हम लोग दूसरा, यानी कि यूएसए को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएसए के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिएगा, एक संघीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों में कंफ्यूज करेगा। संघीय शासन व्यवस्था आया तो कनाडा, संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान कहां से? तो यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार, हम लोग को मूल अधिकार की संख्या कितना है अभी वर्तमान में? 6। पहले कितना था मूल अधिकार? हम लोग का मूल अधिकार की संख्या पहले 7 था, लेकिन स्वतंत्र संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके और जोड़ दिया गया क्या? यह हम लोग का कानूनी अधिकार हो गया। तो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितना? तो मूल अधिकार की संख्या 6। तो मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका मतलब जुडिशियल मतलब कि कोर्ट कचहरी, जैसे उच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया। तो ये सब में होता है निष्पक्ष होता है, यानी कि कोर्ट अगर सरकार के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई क्लेम करता है, केस करता है, तो यह नहीं कि सारा चीज सरकार के अंतर्गत चलता है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत चलता है। तो यह कोई जरूरी नहीं है इस बात का कहीं से उसके तरफ से कोर्ट जो होता है वह जजमेंट नहीं करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, यानी कि यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो रियल होता है, जो सच होता है, उसी बात का जो जुडिशियल डिपार्टमेंट जो होता है हम लोग को बताता है, यानी कि यह किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार यह कहा गया है कि हम लोग की जो न्यायपालिका होती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है। यह पक्षपात नहीं करता है, किसी के पक्ष से यह बोलता नहीं है। अब देखिए उसके क्या बोला? न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। अब देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब कि मान के चलिए कि अगर किसी कोर्ट ने जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट ने अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा दे दी, ऐसे हाई कोर्ट मृत्यु दंड की सजा दे दिया किसी को, तो वह क्या करता है कि वह अपने
दूसरे कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि जो सजा व्यक्ति को सुनाया गया है, जो सजा सुनाया गया, उस सजा पर फिर से क्या करे, विचार करे, फिर से उसको विचार करे कि हाँ, इस व्यक्ति को यह सजा दिया गया है, वह सजा सही है कि संविधान से क्या कुछ कोर्ट से कुछ उसमें त्रुटि हो गई है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब जो अपराधी को जो सजा सुना दिया गया, उस सजा का फिर से अध्ययन करके और उसमें कुछ संशोधन होता है या कुछ उसमें रियायतें दी जाती है, तो उस चीज को फिर से विचार करना। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है अपराधियों को सुनाया गया सजा पर फिर से क्या करना, फिर से विचार करना। उसके बाद क्या बोला है, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद यानी कि हम लोग के संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह भी कहां से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए, यूएसए के संविधान से। और दूसरा क्या बोला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होता है, तो अगर कोई राष्ट्रपति के कार्य से संतुष्ट नहीं है या उसमें अराजकता की स्थिति फैली हुई है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है और लाने के बाद राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो महाभियोग क्या होता है, तो महाभियोग एक प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति पर केवल चलता है और उस महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जाइए 10 गो लोग का विरोध कर दिया, 15 लोग का विरोध कर दिया कि सीट खाली करो तो राष्ट्रपति हट नहीं जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाना पड़ता है जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है और उसमें सही उचित, अगर उसकी संख्या होगी उसके विपक्ष में, अगर उचित होगा, ज्यादा वोटिंग आएगा इसके विपक्ष में, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संविधान जो हो जाएगा हम लोग का यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के संविधान से। अगला देखते हैं हम लोग का तीसरा नंबर, ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या कहा गया है, संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, वह कहां, किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया यानी कि इंग्लैंड के संविधान से। कि भारत में एक संसद होगी, संसद का 2 पक्ष, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह किस देश की संविधान से, ब्रिटेन की संविधान से। आ जाइए अब देखते हैं हम लोग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया, फ्रांस की संविधान से लिया गया। उसके बाद जर्मनी, आपातकाल इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था। तो यह किस देश की संविधान से लिया गया, तो यह जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध या आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर, आयरलैंड के संविधान से हम लोग का क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या चीज की व्यवस्था होती है, एक निर्वाचन मंडल की, जिसमें होता है वरीयता के आधार पर वोट डालना। जैसे हम लोग की चुनाव जो होता है उस तरह से, जैसे कि विधायक का हो गया या सांसद का हो गया, मुखिया का हो गया, उस तरह से चुनाव राष्ट्रपति का नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल, ध्यान दीजिएगा, एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर होता है राष्ट्रपति का चुनाव, जिसके लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है, स्पेशल निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है और उसी निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे कि इसमें वरीयता के आधार पर लोग वोट डालते हैं। मान के चलिए कि इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 5 लोग खड़े हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो एक आदमी जो है, जैसे कि मान लीजिए कि हम उसका वोटर है, ऐसे होता नहीं है। उसका वोटर कौन होता है, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो उसमें सदस्य जो पद पर स्थापित रहते हैं, वैसे सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि 5 व्यक्ति खड़े हैं, नॉमिनेशन दे दिया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 व्यक्ति, तो एक जो व्यक्ति होगा वह 5 लोग को वोट दे सकता है। वह कैसे करेगा, नंबर फर्स्ट चॉइस मान के चलिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया।
यह 5 व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या है, नामित है, नामांकन दिया है। तो चलिए इसको मैं फिर से एक बार देख लेता हूं कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने व्यक्ति हैं, 5, ए, बी, सी, डी और ई। यह 5 लोग जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन दिए हैं। इसका वोट कौन देगा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। तो यह 5 लोग को वोट दे सकता है। वह कैसे देगा, फर्स्ट चॉइस मेरा क्या हुआ, ए। अगर मान के चलिए कि किसी सदस्य का फर्स्ट चॉइस डी होगा तो वह डी को पहले देगा, फिर सी को बाद में देगा, फिर तीसरे नंबर पर ए को देगा, फिर चौथे नंबर पर बी को देगा। तो ऐसे करके वह 5 का वोट दिया जाता है। और जिसका फर्स्ट चॉइस अधिक होता है, फर्स्ट चॉइस के सदस्यों में जिसका अधिक होता है, वैसे सदस्यों को हम लोग किसके ऊपर लाते हैं, तो उसको हम लोग राष्ट्रपति के पद पर आसीन करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति वह बन जाता है, चुनाव जीत जाता है। तो ऐसी पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल संक्रमण पद्धति, जिसके लिए निर्वाचन मंडल का गठन। यह क्लियर हुआ। यानी कि 5 व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं तो 5 व्यक्तियों को वोट दिया जाएगा। लेकिन क्या, मेरा फर्स्ट चॉइस कौन होगा, सेकंड चॉइस कौन होगा, थर्ड चॉइस कौन होगा, फोर्थ चॉइस कौन होगा और 5 चॉइस कौन होगा, ऑप्शन के हिसाब से वोट तो 5 लोग को देना है, लेकिन सबसे पहला चॉइस कौन होगा, इसी के आधार पर उसमें चुनाव का प्रावधान है। अब अजय दक्षिण अफ्रीका, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जैसे कि बताए थे हम लोग का संविधान 26 जनवरी, हम लोग का संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू किया गया। और जब संविधान लागू किया गया उसी समय से इसमें संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि उसमें कुछ बदलाव, कुछ जोड़ा गया। तो यह अब पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ क्या किया गया, जोड़ा गया। तो संवैधानिक संशोधन मतलब संविधान में कुछ नए चीज को क्या करना, जोड़ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब ये मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो होता है सोवियत संघ, और सोवियत संघ को ही हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो रूस के नाम से जानते हैं। इसी का वर्तमान में नाम क्या हुआ, तो रूस नाम है। पहले इसको क्या नाम से जानते थे, सोवियत संघ के नाम से जानते थे। लेकिन रूस को जब खंड खंड करके, सबसे बड़ा देश उस समय का रूस था, सबसे शक्तिशाली भी था, लेकिन उसको 7-8 खंडों में क्या किया, 7 खंडों में डिवाइड कर दिया। रूस की शासन थोड़ी सी क्या पड़ गई, कमजोर पड़ गई। तब से यह रूस के नाम से जाना जाने लगा। पहले इसका नाम क्या था, सोवियत संघ। तो मूल कर्तव्य का प्रावधान पूछे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सोवियत संघ। आज अब लास्ट देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है, जहां शुरू होता है संविधान का पन्ना उलटते हैं, फर्स्ट पन्ना हम भारत के लोग हैं यहां से शुरू होता है। तो उस प्रस्तावना में जो भाषा लिया गया वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दूसरी बात क्या, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान भी, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सूचियां 3 होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यह आज के हम लोगों ने देखा क्या, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सी बातें किस देश के संविधान से लाया गया है, यह सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन संविधान की सभी भागों को, संविधान में भाग कितने बताए, 25 भाग, तो 25 भाग को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान की पहली भाग के साथ, और बारी बारी से सारे भाग को देखेंगे। यह इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।